हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ आपके लिए। मैं आज शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? अनुज 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता तथा प्रत्येक खिलौने के 33 रुपये की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो उस क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का। उम्मीद है क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। शुरुआत करेंगे सॉल्व करना। उसने क्या बोला है? 20 दर्जन खिलौने 375 प्रति दर्जन की दर से। ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे कि जो उसने बोला है 375 रुपये प्रति दर्जन की दर। प्रति दर्जन का मतलब होता है एक दर्जन की वो बात कर रहे हैं, तो एक दर्जन कितने में मिल रहे हैं? 375 रुपये में। ठीक है फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। और उसने क्या बोला है? तथा प्रत्येक खिलौना 33 रुपये की दर से बेच रहा है। मतलब प्रत्येक मतलब एक खिलौना। ठीक है बच्चों, समझ में आए? एक खिलौना कितने? 33 रुपये की दर रुपये में बेच रहा है। एक दर्जन मतलब 12। एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 खिलौना 375 में है और एक खिलौना 33 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से बताइए, तो एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन की रेट रुपये, एक दर्जन मतलब 12 के 375 है। ठीक है, एक दर्जन का 375 है, तो 12 का कितना होगा? 375 गुना 12 ही तो होगा। एक दर्जन का मतलब 12 ही तो होता है, तो 12 दर्जन के कितने रुपए होंगे? 12 3। ठीक है, ये सही है। अब उस एक दर्जन के इतने 375 है और एक खिलौनों के 33 के दर से हैं, तो 12 खिलौने कितने के होंगे? 33 गुना 12 होंगे। 12 36 का 3 हाथ लगा, 36 और 3 36 और 3 39, 395 रुपये के होंगे 12 खिलौने। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक दर्जन उसने बोला कि 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इसका मतलब क्या? एक दर्जन तो 12 खिलौने 375 रुपये में। ठीक है, एक खिलौना कितने का दे रहा है वो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रत्येक खिलौना 33 रुपये का की दर से बेच रहा है। मतलब एक खिलौना 33 रुपये का है, तो 12 खिलौने कितने के होंगे? 376 रुपये, 96 रुपये के होंगे फ्रेंड। अब मुझे बताइए कितने का लाभ होगा? आप मुझे बताइए कितने का लाभ होगा जब वो, आप लाभ कैसे निकालोगे? जो 12 खिलौने बेचे हैं और जो एक एक दर्जन के कितने रुपये ले रहा है वो? 375। तो यहाँ से मैं इसको घटा दूंगी तो मुझे मिल जाएगा लाभ कितना हुआ। ये तो इसका विक्रय मूल्य हुआ ना, और ये इसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, लाभ कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ये लाभ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना होगा? 5 6 में से एक गया, एक, ये मुझे 39 2, 21% का क्या हो गया? मुझे लाभ हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ कितना है? 21 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 375, क्योंकि इतने तो बेच रहे हैं। 375 गुना 100 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो, एक खिलौने 20 दर्जन खिलौने के 375 प्रत्येक दर्जन की दर से खरीदता है। मतलब एक दर्जन वो 375 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और उसने क्या बोला? एक खिलौना 33 रुपये की दर से बेच रहा है। जो उसने खरीदा वो उसका क्रय मूल्य होता है, जो उसने बेचा वो उसका विक्रय मूल्य होता है। तो एक खिलौना 33 रुपये का है, तो 12 खिलौने कितने के होगा? 396 का। तो मैं ये से इसमें से ये घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है। सीधी सी बात है, 375 की चीज़ 396 बिक रही है, तो वहाँ पे उसको लाभ ही होगा। इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा लोगों क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा आपके। ठीक है, कितने का? 21 का प्रॉफिट हुआ। किस पे होगा? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100।
25 से कट जाएगा, आराम से कटेगा। 25 चौके 100, 25 धाम 250, 25 को 12 बार करेंगे तो 300, 25 को 15 बार करेंगे तो आई थिंक 15 बार हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हो। 25 को 15 से करूँगा, 75 का 5, 15 30 और 775, हाँ ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो कितना हो गया? 7 चौके 28/5, पंजे पंजे 25, 3 लगेगा, दशमलव लगाई 0, 5 चौके 30, 5.6 का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी फ्रेंड बता सकते हो बच्चों आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। एक और शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप कह सकते हो, जो कि एग्जामिनर हमेशा पूछता ही है इस टाइप के क्वेश्चंस को। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, ध्यान से समझना है इसको क्वेश्चंस को, कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये में उसे बेचने से प्राप्त लाभ, देखो उसने क्या बोला है, प्राप्त लाभ दुगना प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इतने रुपए को बेचने पर जो लाभ हो रहा है 84 रुपये का, इससे जो प्राप्त लाभ हुआ, जो मतलब जो 96 रुपये से बेचने पर जो ये लाभ हो रहा है 84 रुपये का, अब जो इससे भी लाभ प्राप्त होगा वो उसका दुगना प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। इसकी मैं 2 ट्रिक से बताऊंगी आपको जो सा मेथड ठीक लगा आप उस मेथड से कीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऑप्शन से करना। देखो ऑप्शन से करोगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कैसे करेंगे बता देती हूँ। आप ना इसमें क्रय मूल्य को, देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चलती हूँ, तो मैं क्या करें, क्रय मूल्य को मैंने 72 लेके चल लिया। ठीक है, तो मैंने क्रय मूल्य को 72 मान लिया। मैं ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि वस्तु को 96 रुपये को बेचने पर प्राप्त लाभ 84 रुपये का होता है। मतलब जो 72 की चीज़ है उसको 96 रुपये पे बेचने पर उसको कितने का लाभ हो रहा है? 84 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रय मूल्य को ऑप्शन से कर रही हूँ तो क्रय मूल्य मैंने यहाँ पे 72 मान लिया अपना। ठीक है, अब उसने यही तो बोला वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये का होता है। मतलब जो क्रय मूल्य 72 माना है उसको बेच रहे हैं 96 रुपये में, और उसको कितने का लाभ हो रहा है? 84 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये जो दोनों है ना ये विक्रय मूल्य है। ये दोनों जो चीज़ है ये विक्रय मूल्य है, ना कि आप सोचो कि ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। दोनों को घटाओगे तो विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य तो हमने 72 मान ही रखा है। ये पहली वाली चीज़, पहली वस्तु को जो बेची गई है उसका विक्रय मूल्य है, और ये जो दूसरी चीज़ को बेचने पर जो वैल्यू आई है वो इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताइए कि प्रॉफिट कितने का होगा पहली चीज़ को। यदि मैं क्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 24 का मुझे यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा। तब मैं पहली वस्तु का निकालूंगी लाभ। अब मैं दूसरी वस्तु का लाभ कितना है? 84 में से, आपको पता है लाभ जब भी निकलता है वो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, 1 12 आएगा, 12 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? उसे बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना होता है। यही तो उसने बात बोली है, ये इसका दुगना ही तो है। 12 गुना 2 24 है। यही तो बोला उसने कि वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, जो 84 रुपये की चीज़ बेची गई है, ठीक है, उसका जो लाभ हुआ है कितने का? 12 का जो लाभ हुआ है, लाभ का दुगना है। जो 84 रुपये का लाभ है वो इसका दुगना है। दुगना निकल गया, 12 दूनी 24। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से कीजिए,
एक और मेथड मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये जो दिए हुए है, ये दो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है कि उसने क्या बोला, एक चीज़ को बेचने पर जो लाभ हो रहा है, ठीक है, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। या आप इसको उस मेथड से करना, CP आप बीच में मान लो क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, उसको मैं X मान लेती हूँ, ठीक है। और वो चीज़ें दो चीज़ें बेची जा रही है, ये 96 रुपये बेची जा रही है और ये 84 में बेची जा रही है, ठीक है, ओके। अब उसने बोला है कि जो लाभ बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगुना होता है। यदि ये यहाँ को X मिल रहा है मुझे लाभ, तो इसका दुगुना कितना होगा, 2X होगा, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया कि नहीं आ गया? यही चीज़ तो उसने बोला है कि वस्तु को बेचने पर लाभ 84 रुपये बेचने से प्राप्त लाभ, जो इस चीज़ को बेचने से जो प्राप्त लाभ हो रहा है, मतलब मान लिया मैंने कि जो लाभ मिल रहा है मुझे X मिल रहा है, ठीक है, तो लाभ को दुगुना प्राप्त होता है, तो कितना इसका दुगुना प्राप्त हो रहा है, ये 2X प्राप्त हो रहा है मुझे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्रय मूल्य कैसे निकालूंगी मैं, ठीक है। यदि CP बराबर निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, तो X माइनस के, ऐसे तो नहीं निकालोगे ना। क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस का जितना उसका लाभ हुआ है का 2X, यही होगा। तो दूसरा यहाँ से कितना निकलेगा, CP कितना निकलेगा, 84 माइनस का X निकलेगा, यही आएगा। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, इसमें से इसको हटाओगे, इसमें से इसको हटाओगे, तभी क्रय मूल्य निकलेगा दोनों का, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों को मैं इक्वल कर सकती हूँ। तो 96 माइनस का 2X बराबर 84 माइनस का X, 96, ये प्लस का ये माइनस में जाएगा, 84 माइनस का X, ये प्लस का जाएगा 2X, तो प्लस वैल्यू होगी, तो X बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। ये जो 84 में जो मुझे मिला है लाभ कितना, 12 है। अभी 2X कितना होगा, 2X होगा 2 गुना 12 बराबर 24 के, 24 के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझसे इसने पूछा है क्रय मूल्य, मेरे से पूछा गया, तो आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसने मेरे से क्रय मूल्य पूछा है, तो आप क्रय मूल्य या यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए, जहाँ से भी आपको ठीक लगता है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। X की वैल्यू मैं इसमें रख रही हूँ, ठीक है। तो कितनी होगा, CP आ जाएगा 96, 12 दूनी 24, 24 से गए 72 आएगा, ठीक है। दूसरे में भी रख के दिखा देती हूँ, कल को आप बोलोगे कि नहीं आपने कैसे मान लिया कि दूसरे से आएगा, और क्यों नहीं रखना है वो भी आपको बताती हूँ क्यों रखना है। देखो 84 में से 12 घटेंगे कितना आएगा, 72 आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ये चीज़ मत करना, आप चाहे X की वैल्यू इसमें रख दीजिए या X की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, दोनों में से किसी पे भी रखोगे वैल्यू एक सेम ही आएगी, ठीक है। आपको ये वाला मेथड ठीक लगता है तो इस वाले मेथड से कर लीजिए, आपको ये मेथड ठीक लगता है तो ये वाले मेथड से कीजिए, जिसको आपको जो सा मेथड आपको लगता है कि आपको इजी लग रहा है आप उस वाले मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आपको आपका सेक्शन मेरा अच्छा लगे है, दिल से आपको लगता है कि नहीं मैम ने अच्छा सेक्शन कराया है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, और यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे तो मर्जी आपकी है, जो जैसे आपको ठीक लगता है। आगे क्वेश्चन क्या है, कविता ने 1560 रुपये में 60% की छूट पर एक घड़ी बेची, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतने रुपए में इतने प्रतिशत की छूट है, तो अंकित मूल्य पूछा है, मतलब मार्केट प्राइस पूछा है, MP पूछा है, तो आपने कुछ नहीं करना। मैंने आपको 1000 बार बहुत बार समझाया ये बात बच्चों कि उस प्रतिशत को आप हमेशा भिन्न के रूप में बदल दीजिए। तो 60% का मतलब होता है 60 गुना 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5, ठीक है। पहले उसको क्या करना है, आपने भिन्न के रूप में चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको नीचे की वैल्यू होती है उसको हमेशा रियल वैल्यू मान लो, मतलब मैंने MP मान लिया। MP होता है मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को कुछ चीज़ें कंफ्यूज रहती है कि पहले हम जोड़ते हैं फिर कहीं पे घटाते हैं,
ऐसा क्यों? जब भी छूट की या हानि की बात की जाएगी तो हमेशा नीचे से ऊपर की वैल्यू घटेगी। जब भी लाभ की बात की जाएगी या जोड़ने की बात की जाएगी तो नीचे की ऊपर की वैल्यू हमेशा जुड़ती है। बहुत से बच्चे हैं जिनको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आपने यहाँ पे छूट की बात की गई है तो 5 में से 3 घटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। उसमें बोला है ये 2 रुपये की जो चीज़ है 560 रुपये में बेची गई है, 560 रुपये में, ठीक है। तो एक में कितनी होगी? 560/2, 2×7=14, 2×8=16, 0, 780 रुपये हो गए। लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रियल वैल्यू है, जो अंकित मूल्य है, हमने 5 माना है तो ये चीज़ 5 में निकलेगी। तो 5 में कितनी होगी? 780 × 5, 0, 8×5 = 40 का 4, 7×5 = 35 और 3 3900 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आपको। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लेना, जो नीचे वाली वैल्यू का होता है उसको हमेशा उसको मार के प्राइस निकालिए। उसमें से छूट होगा तो घटा देना, लाभ होगा अधिक होगा तो जोड़ देना और फिर उसकी वैल्यू 1 पे निकालना और फिर जो रियल वैल्यू में निकाल के आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 10 वर्षों के लिए तिगुनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में 343 गुना हो जाती है? आधे बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, ठीक है। 9 से 10% होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी वो कर लेंगे और कुछ बच्चे तो तुक्के ही मार के आते हैं, ठीक है। और सबने तो यही सोच रखा कि SSC MT इस बार तो यार उसमें तो नेगेटिव मार्किंग है तो हम तुक्के मार सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कभी भी तुक्के मत मार के आना। कि जो रीजनिंग और जो भी पेपर क्वालिफाई करना होता है ना फ्रेंड, बच्चों जो भी आप सोच रहे होंगे ना कि यदि क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई पेपर क्लियर करना बहुत टफ होता है। SSC CGL के मैथ्स कंप्यूटर को क्वालिफाई करना महाभारत पड़ गई थी बच्चों को। तो मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, आप ना GK और इंग्लिश पे तो ध्यान देना ही, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स पे ध्यान देना क्योंकि ये पेपर क्वालिफाई करने का है। क्वालिफाई पेपर जो होता है वो पेपर टफ आता है हमेशा, ये बात आप मुझे लिखवा के ले लो। और स्पेशली रीजनिंग थोड़ी टफ आनी है। 14 नंबर ले आना, तैयारी कर लो अच्छे से। 14 नंबर बहुत होते हैं, उसके ज़्यादा 1 घंटे का पेपर है। उसके बाद टाइम बचेगा तो आराम से आप क्वेश्चंस को कर लेना, आगे भी टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस देख लिया होगा आपने। उसने क्या बोला है कि 10 जो वर्षों की है ना वो क्या हो जाती है? तिगुनी हो जाती है। यही तो बोला उसने, ये कि वार्षिक ब्याज की दर 10 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, मतलब 10 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यदि कितने वर्षों में वो 343 हो जाएगी, यही चीज़ तो बोला कि मतलब कितने वर्षों में वो 343 हो जाएगी, यही पूछा ना उसने, ठीक है। यही तो उसने पूछा है। अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं करना है। देखो इसको आप 3 की पावर 1 लिख सकते हो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा इससे। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही तो होता है। आपने क्या करना है? 343 को पावर्स के रूप में लिख देना है। पावर्स के रूप में कैसे? इनके गुणनखंड करके। 343 करोगे ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3×8 = 24, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×7 = 21, 3×3 = 27, 3×3 = 9, 3×3 = 3, 1 2 3 4 5, मतलब 3 की घात 5। ये है कितने वर्षों में, ठीक है। कितने वर्षों में 343 हो जा रहा है, क्योंकि 10 वर्ष तो साथ में चल ही रहा है ये, ठीक है। अब जितनी इसकी पावर होगी ना उतनी ही यहाँ पे आप गुना कर दीजिए बस। तो कितना जाएगा? 50 वर्ष आ जाएगा। साल, ईयर या वर्ष कुछ भी बोल सकते हो। साल बोल सकते हो, वर्ष बोल सकते हो, इंग्लिश में ईयर बोलते हैं।
तो 50 साल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितनी पावर यहाँ पे होगी उसकी जितनी पावर है उसके यहाँ पे गुना कर देना। 10 तो साथ में चलेगा क्योंकि 10 वर्ष तो है, क्योंकि उसने बोला है कि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 343 का गुना हो जाएगी। बस यही तो आपने करना था इसमें, और क्या पूछा था इसमें? कुछ भी नहीं पूछा था। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमित एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि आकाश की दक्षता अमित की तुलना में 40% अधिक है तो आकाश द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? ठीक है, मैं आपको हमेशा चीज़, जब भी प्रतिशत वाले इस टाइप के आते हैं तो इस प्रतिशत को आपने क्या करना है, हमेशा भिन्न के रूप में चेंज कर दीजिए। 40 गुना 1/100, 0 से 0 करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। ठीक है, और मैंने हमेशा बोला था कि नीचे वाली वैल्यू को हमेशा मेन वैल्यू मान लो, मतलब कि जो इसकी कार्य दक्षता कितनी मान लो, तो कार्य क्षमता या कार्य दक्षता कितनी मान लो, 5 मान लिए। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आ गया। और यदि इसकी 5 है, ठीक है, कार्य दक्षता 5 है, तो अमित तो आकाश की कितनी होगी? उसने यही बोला ना, यदि आकाश की दक्षता अमित की दक्षता की तुलना में अधिक है, यहाँ पे अधिक की बात की गई है, तो अधिक में क्या, मैंने आपको हमेशा से नीचे की वैल्यू जुड़ेगी, तो 5 और 2 कितनी होगी? 7 हो गई। तो आकाश की दक्षता कितनी है? क्षमता 7 है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे पूछा गया है कि आकाश द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। ठीक है, गुना कितने दिन की बात की गई है? 28 दिन की, गुना 28 बटे आकाश की क्षमता कितनी है? 7, गुना करें 7 चौके 28, 5 चौके 20, 20 दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आपका होगा। एक बार फिर समझा देती हूँ। जो प्रतिशत दे रखा हो पहले उसको भिन्न रूप में लिख दो, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको कार्य क्षमता कार्य दक्षता मान ले मैंने, क्योंकि उसने बोला है कि 40% अधिक है। अधिक है मतलब हमेशा नीचे की वैल्यू ऊपर में जुड़ेगी। तो आकाश की कार्य क्षमता कितनी होगी? 7 हो गई। मुझे निकाल लिया पूरा कार्य कितना होता है, 5 कार्य दक्षता गुना दिन बटा जितना आकाश की कार्य क्षमता है, भाग दे दूंगी उससे, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? समांतर श्रेणी 2, 5, 8 डॉट 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 का कौन सा पद 56 होगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे आप सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि देखो इनके बीच का अंतर सेम है कि नहीं है। 2 में से 5 गए, बचेगा 3, 5 में से 3 गए 8, मतलब इनकी जो अंतर है बीच का समान है। जब इस प्रकार क्वेश्चंस आए, कोई श्रेणी हो जिनके बीच का अंतर बराबर हो, तो उसका समांतर श्रेणी का निकालने का होता है TN बराबर हो गया A+N-1 इंटू डी। ए यहाँ पे होता है पहला पद, N होता है नंबर, ठीक है, जो हमने निकालना है, डी होता है अंतर और TN होता है जो कि पद पूछा गया है। तो TN कितना हो गया? 56। ए कितना है? पहला पद है 2 प्लस N हमें निकालना है, डी कितना? 3, 3 का इनका अंतर आ रहा है तो 3, तो 56 2 प्लस 3N माइनस का 3, तो 56 हो गया। 3 में से 1 माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ये, तो 3N, तो N बराबर हो जाएगा 57/3। 3 से कटेगा ये 57 ही आ रहा ना, सही है। तो 3 निकम 3, 2 बचेगा 7, 27, 3 निम 27, तो 19 होगा इसका कौन सा? तो 56वां पद होगा वो 19 होगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 84 पेनों और 108 पेनों का अनुपात क्या है। ये तो आप देख के ही बता सकते हो क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है ये तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, देख के ही आंसर आना चाहिए। 7:9 कैसे, 88:4:108, जिस 8 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा, किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 7 13 क्या 7 84, 13 7 84, 93 108, नहीं 13 से नहीं कटेगा, 12 7 84, 12 99 108, 12 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 13 के में 108 नहीं आता, 84 भी नहीं आएगा शायद, 12 से कटेगा, 12 7 84, 12 99 108, तो 7:9 आएगा। देख के ही आंसर निकलना चाहिए था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। क्या दे रखा है, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी में बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है, सी बनाई गई है, ठीक है। तो मिश्र धातु सी में तांबा और जस्ते का अनुपात कितना है, ठीक, 2 अनुपात है, तांबा और जस्ता है, दोनों को मिला के एक नई धातु बनाई गई है सी, और उसमें आप पे बताना है कि तांबा और धातु कितनी है उसमें, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा उम्मीद है आपने। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। ये क्या है, मान लो कि ये है कॉपर और ये है जिंक, ठीक है, ये है कॉपर और ये है जिंक, उसने किस किस अनुपात में मिलाया गया, पहले 3:4 में, फिर दूसरा 5:9 पे, ठीक है, यही मिलाया गया है इसमें, ठीक है। देखो फ्रेंड, यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए ना, सबसे पहले इनकी जो मिश्रण है ना उसको बराबर कीजिए। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो 5 और 3 कितना होगा, टोटल कितना आ रहा मेरे को, यहाँ पे 7 मिलेगा जिंक और कॉपर का अनुपात, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 9 और 4 14, तो यहाँ पे ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही, तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ली जाएगी, सबसे पहले जो उनकी क्वालिटी होती है, जो चीज़ें जो होती हैं उनको बराबर करनी पड़ती है, जो इनका मिश्रण होता है, जो वैल्यू है उसको आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 की गुना, यहाँ 2 की गुना कर दीजिए, ऐसा मत करना। क्यों नहीं करना, अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे नहीं, वैसे तो सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे मैं 2 से गुना कर दूँ, ठीक है, स्टीमली थोड़ा सा मैंने वर्डिंग थोड़ी गलत हो गई थी, यहाँ पे 2 से गुना कर दूँ 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से गुना कर दूँ तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी बराबर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। वैल्यू ली है मैंने, दोनों का मिश्रण किया है, मतलब मिश्रण मतलब कॉपर प्लस जस्ते को जोड़ा है मैंने यहाँ पे, मतलब जिंक तांबा और जस्ते को मैंने दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या है देखा कि इनकी जो वैल्यू है, जो इनका मान है बराबर नहीं है, तो बराबर करने में क्या करें, ऊपर मैंने 2 से गुना कर दी, नीचे मैंने 1 से गुना कर दी। अब जो इनकी क्वांटिटी है ना, जो दोनों की वैल्यू है इक्वल है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, ए और बी को 2:3 को लेकर एक नई धातु बनाई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, 2:3 में लेके एक नई धातु सी बनाई गई है, ठीक है। आप क्या करें, जो को लेके एक नई धातु सी बनाई गई, मतलब इस सी को, मतलब इसमें और इस पे लिया गया है, ठीक है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया इतना, तो अब आप इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो नई धातु का अनुपात मुझे कैसे मिलेगा, सी में मुझे कॉपर और जस्ते का अनुपात आप कैसे निकालोगे, बहुत यही तो मेन पॉइंट है जो समझने की आपको ज़रूरत है। आपने क्या करना है, इस 2 की गुना, जिस वैल्यू की गुना आपने की है, जिस अनुपात में मिलाया गया है, उनकी गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया ये, और 1 × 3, मतलब जिस अनुपात में आपको क्वांटिटी को बराबर करने की जो ज़रूरत पड़ी है, उसकी गुना जो नए अनुपात आपने लिया है उसकी गुना करके जो मान आएगा,
ठीक है, आपने गुना इस कॉपर में कर दो और दस्ते में भी कर दो, तो 4 की गुना यहाँ भी होगी, 4 की गुना यहाँ भी होगी, 3 की गुना नीचे भी होगी, 3 की गुना नीचे भी होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। आपने क्या करा, जिससे गुना की उनकी क्वांटिटी से बराबर की गुना कर दी, 4 और 4 की गुना जो गुना हो गया वो यहाँ कॉपर में भी होगी, जस्ते में भी होगी, दोनों में होगी, ना कि एक में होगी। ठीक है, अब कॉपर का और जस्ते का अनुपात आप कैसे निकालोगे? इसकी और इसकी गुना कर दो, 4 दिया 12 और फिर बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। फिर इस कॉपर की गुना कितनी है? 5 दिया 15। अनुपात है जस्ते में भी चलेंगे, 4 गुना 4 16 प्लस 9 दिया 27। अब इनको जो जोड़ो वही आपका आंसर आ जाएगा। 7 2 27, 6 6 12, 1 13, हंस लगा 1 3 1 4। तो किसी से कट रहा है? ये नहीं कट रहा, तो यही आपका नया अनुपात होगा और यही बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसमें बहुत से बच्चों तो छोड़ के आएंगे, तुक्के मार के आएंगे, या कुछ क्वेश्चन बच्चे हैं जो उसको करके आते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। कुछ नहीं करना, पहले इनकी वैल्यू बराबर करनी है, जिस संख्या को बराबर करने के लिए गुना की है उसके नए अनुपात से आपने क्या कर देनी है? गुना कर देनी है। ठीक है, फिर उसकी गुना आपने यहाँ पे कर देनी है, इनको फिर आपने गुना करके जोड़ देना है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने हम। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन पे कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। यदि धन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, 3D का क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन का क्षेत्रवृत्ति को चैप्टर है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, इस 3D के क्वेश्चन को आप फॉर्मूले बेस पे ही कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3a। ए क्या होती है? यहाँ पे भुजा होती है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे भुजा निकालनी पड़ेगी और भुजा मैं कहाँ से निकालूंगी? आयतन से। और आपको पता है कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब 1 क्यूब। हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है आयतन 1331। आपको पता है ये किसका क्यूब है? ये 11 का क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। विकर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि √3a होता है। ए की वैल्यू कितनी है? 11, तो 11 √3 सेंटीमीटर होगा। इतना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो आप देख के ही आंसर निकाल सकते थे 2 सेकंड से भी कम समय में, कि हाँ देखा, आंखों ही आंखों का क्वेश्चन था ये। कभी भी पेपर देख के कभी मत घबराना। यदि कभी कभी टीचर आजकल क्या करते हैं, इतने तो आप ज़्यादा चालाक हो गए हैं टीचर अब, वो क्या करता है स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चंस डाल देता है और बाद में वो धीरे धीरे करके थोड़ा टफ लेवल थोड़ा कम कर देता है। आपको स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़िए। ये नहीं कि घबरा जाना पेपर देख के कि नहीं यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, जो आता भी होगा वो भी नहीं कर पाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आपको क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या को 1 7 9 6 5 6 x 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप बच्चों बताइए? कुछ नहीं करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि x का मान निकालना है, ऑप्शन से करना, सीधा ऑप्शन। x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख के देखते हैं पहले। 9 6 5 6 4, 9 से विभाज्य, 9 से काट के देखती हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड, यदि ये 3 से कट जाएगी ना तो 9 से भी पक्का कट जाएगी। ये विभाज्य का नियम होता है। यदि कोई संख्या 3 से कट गई है तो वो 9 से भी कटेगी। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो 9, तो आप इसको पहले 3 से काट के देख लीजिए। जिन बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो आप इसको या 9 से 9 8 72, 72 में से 9 गए 7 76, 9 8 72,
4 बचेगा 45, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 9 को 9, तो 7 नीम 63 होता है, तो ये नहीं कटेगा 9 से। ठीक है, 4 रखने पर अब मैं 3 रखती हूँ। 7 9 6 5 6 3 9, आई थिंक ये कट जाएगा आराम से। कट जाएगा, देखो कट। 9 अट्ठे 72, ठीक है। 7 बचेगा 76, 9 अट्ठे 72, 4 बचेगा 5, 9 पंजे 45, 7 नीम 63, पूरा पूरा कट गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो। ठीक है, ये चीज़ समझ लो कि उसने क्या बोला, का वार्षिक बोल रखा, अर्धवार्षिक बोल रखा, महा बोल रखा है। ये चीज़ इसमें चेक कर लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, उसने क्या बोला है? 6,000 रुपये 10% की ब्याज की दर 1.5 वर्षों के लिए। 1.5 वर्षों का मतलब क्या है? पहला जो है ये फर्स्ट ईयर है, 1 साल है, और जो बचा हुआ आधा साल यहाँ पे हुआ, यही हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन में, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6,000 रुपये को 1.5 वर्ष की वार्षिक दर, ठीक है, यहाँ पे कितनी है? 10% है। ठीक है, और ब्याज है वार्षिक रूप में संयोजित है। ठीक है, यदि 1 साल का 10% होगा तो आधे ईयर का आधा होगा। 5 साल नहीं, सॉरी, 5% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने 1.5 वर्ष को 10% में बोल रहे हैं। तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 1 साल यहाँ पे, आधा साल यहाँ पे। यदि 10% वार्षिक की होगी तो आधी कितनी होगी उसकी? जब समय आधा होगा तो दर भी आधी होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप पहले साल में ब्याज कितना है? तो 6,000 का 10% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो कितना होगा? 600 रुपये होगा। ठीक है, अब इसमें 6,000 का 5% निकालोगे, 0 से 0 कटेगी, 6 पंजे 30, 300 होगा। ठीक है, अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, जब 6,000 में पहले साल में 600 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल में उसको 300 रुपये लगेंगे, तो दूसरे साल में तो पहले का जो ब्याज है तो उस पर भी तो लगेगा ना 5% का, उस पर भी तो ब्याज लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? फिर से समझाती हूँ, एक आप प्रैक्टिकली समझो कि मैंने बैंक में 1,000 रुपये जमा करे, जिसमें मुझे 10 रुपये का पहले ब्याज मिल रहा है और दूसरे में मुझे 5 रुपये का ब्याज मिल रहा है। जब मेरे को ये देखो, जब मेरे को इसमें 10 का ब्याज मिलेगा तो दूसरे वर्ष में जब मुझे 5 रुपये का ब्याज मिलेगा तो मुझे इस 10 रुपये में तो मिलेगा वो ब्याज। तो इसी प्रकार पहले साल में मुझे 600 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे साल में मुझे 300 रुपये मिल रहे हैं, तो मुझे जो 600 रुपये में तो मुझे उस पर भी तो ब्याज मिलेगा 5%, जो इसमें लगा हुआ आधे साल का जो ब्याज है इसका भी तो ब्याज इस पर लगेगा ना। तो 600 का 5% निकालोगे तो कितना होगा? 6 पंजे 30, 30 रुपये मिलेगा। तो टोटल ब्याज मुझे कितना मिलेगा? 600 प्लस 300 प्लस 30, 603, 700, 930 रुपये मिलेंगे मुझे। यही इसका आंसर है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तीनों को ब्याज को जोड़ देंगे और वही आपका आंसर है, क्योंकि उसने यही तो बोला है कि जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, चक्रवृद्धि ब्याज है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो, तो इन दोनों का जोड़ देंगे और यही 930 रुपये का ब्याज मिलेगा 6,000 में 1.5 वर्ष में आपको, और यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य क्या है? ठीक है,
जब भी आपसे इस प्रकार से पूछे कि गुणात्मक माध्य क्या है, इसका फॉर्मूला होता है √AB। पहली संख्या क्या है, a है, दूसरी संख्या b है, तो √ में 36 गुना 49। 36 का 6 बार आ गया, 49 का 7 बार आ गया, 6 सत्ते 42। तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। और यदि आपसे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाता है कि तृतीय अनुपाती क्या है, क्योंकि दो संख्या होता है वो तृतीय अनुपाती, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर बनता है। गुणोत्तर माध्य पूछेगा, मध्यानुपाती पूछेगा, मीन्स पूछेगा, या आपको द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपाती पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा चतुर्थ अनुपाती क्या है। यदि आपसे इन दो संख्या का पूछ लिया जाता है कि तृतीय अनुपाती क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है b²/a। b कितना है, 49 गुना 49/36 होता है। 7 नहीं 7 नहीं कटेगा ये। ठीक है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये जो आंसर मेरा सोल्व करके आएगा दशमलव में आएगा। ठीक है, वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं कि दशमलव में कोई संख्या पूछी गई हो। ठीक है, आपको वहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू देगा जो इजीली कट जाएगा। नहीं भी करता है तो आप इसको सीधा सोल्व करके कर देना। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपको पूछ लिया जाए कि कोई 3 संख्या दे रखी है, मान लो ABC दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इसका चतुर्थ अनुपात पूछ लिया जाए, चतुर्थ अनुपात पूछ लिया जाए, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाए, तो उसका फॉर्मूला A/B बराबर होता है C/D, या A × D बराबर होता है C × B। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी x मान सकते हो। ठीक है, मतलब कह सकते हो बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल की, या होता है पहला पद बटा दूसरा पद बराबर होता है तीसरा पद बटे चौथा पद। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस टाइप का, तो आप इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। और इस टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपसे पेपर में, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 7.5 की वृद्धि हुई, फिर जनसंख्या 1 वर्ष बाद 8460 हो जाएगी, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा आपने। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। 2 मेथड से करवाऊंगी, जौन सा मेथड आपको ठीक लगेगा उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैन और वुमेन मतलब आदमी और महिलाओं की कितनी दे रखी, टोटल जनसंख्या कितनी है, 8000 है। यही उसने बोला है। उसने बोला यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि, मतलब आदमी में 5% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में कितनी 7.5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यही है। ठीक है, यही उसने बोला है। वृद्धि हुई और फिर महिलाओं में इतनी वृद्धि हुई, तो फिर जनसंख्या 1 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। अभी इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आगे की इस चीज़ को अभी आप इसको यहाँ पे रहने दीजिए। अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। फ्रेंड में 7.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5% प्लस 2.5% लिख सकती हूँ। इनको आप जोड़ोगे तो 7.5 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, महिलाओं में कितनी की वृद्धि हुई है, एक्स्ट्रा 2.5 की वृद्धि हुई है। महिला की जो वृद्धि हुई है वो 2.5 की ही तो वृद्धि हुई है पुरुषों के मुकाबले। मैंने 7.5 को 5% प्लस 2.5 के रूप में तोड़ के लिख दिया। इसका मतलब क्या है, आदमी की तुलना में जो औरतों की वृद्धि हुई है 2.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्योंकि मेरे से इन्होंने आदमी की पूछेगी, तो ये भी 5% है, इधर भी 5% है। ठीक है, तो 5% आदमी और औरतों का कितना हो गया, 8000 हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे आदमियों की पूछी गई है ना, तो मैंने तोड़ के लिख दिया। तो मैं सिर्फ अभी इसको लूँगी 5% की आदमियों की। क्यों, क्योंकि मेरे से आदमी की पूछी गई। यदि मेरे से महिलाओं की पूछी जाती तो मैं इसको नहीं तोड़ती, तो मैं सीधा यहीं से निकाल देती।
ठीक है, तो यहाँ से मान आदमी और औरतों को कितना मिलेगा, 8,000/5 होगा, ये होगा। आप मुझे बताइए, बटे 5 होगा क्या, क्या होगा मुझे बताइए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये होगा गुना 5 होगा। बहुत, तभी मैंने नीचे लिखा था कि बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके आएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पे ये गलती करके आएंगे, वो चीज़ मैंने इसलिए लिखी थी। आप भी 99% यही करके आओगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, 8 पंजे 40, कितनी होगी, 400 हो गई। आदमी और औरतों का कितना हो गया, 400 हो गया। अब उसने क्या बोला है, फिर जनसंख्या 1 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है, आदमी और औरतों की जनसंख्या कितनी है, 400 है। ठीक है, हो गई। तो मुझे आदमियों की निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो मुझे आदमियों की निकालूंगी। टोटल आदमी और औरतों की जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। और 1 साल बाद कितनी हो जाती है, 8,460 हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने किया सही है क्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं, क्या गलत करते हैं। ठीक है, आदमी और औरतों की 400 हो गई। ठीक है, हो गई कि नहीं होगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब आदमी और महिलाओं की जनसंख्या 400 है, ठीक है 400 है कि नहीं, आप मुझे बताइए। एक चीज़ बताइए, पहले जनसंख्या 8,000 थी और 1 साल बाद कितनी होगी, 8,460 हो गई। तो कितनी बढ़ी है, तो 8,460 में से मैं 8,000 घटा दूंगी तो 460 बड़ी संख्या, मतलब जो एक्स्ट्रा है इसमें आदमी और जो महिला बढ़े हैं 460 बढ़े हैं। ठीक है, यही होगा ना कि नहीं होगा, मुझे बताइए चीज़ को। अब मतलब आदमी और महिलाओं की 400 है और बढ़े कितने, 460 है। तो कितने बढ़े होंगे, 460 में से मैं 400 घटा दूंगी तो कितने, 60 ही तो बढ़े होंगे कि नहीं बढ़े होंगे। ठीक है, 60 ही, जो 60 है वो ही तो होंगे। अब मुझे बताइए ये 60 किसके बराबर होगा, क्योंकि मुझे आदमियों की निकालनी है। ये 60 होगा महिलाओं के जो बड़े हैं 2.5 में, जो कि बच्चे गलती करते हैं, तो 2.5 बराबर हो जाएगा 60 के। ठीक है, तो एक कितने में होगा, 60/2.5, तो 100 कितने में होगा, 100 से मैं यहाँ पे गुना कर दूंगी। 0 दशमलव उठाया 0, 25 चौके 100, 6 चौके 24, 2400 आ गया, 2400 आ गया। ये मुझे क्या मिली, महिलाओं की संख्या मिली है। ठीक है, महिलाओं की संख्या मिली है। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, यदि मैं जो टोटल जनसंख्या है उसमें से महिलाओं की संख्या को मैं घटा दूंगी तो मुझे आदमियों की संख्या मिल जाएगी, कितनी होगी, 0,006,5 5600 होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझाती हूँ उस क्वेश्चन को। देखो, आदमी और महिलाओं की जनसंख्या कितनी, 8,000 दे रखी। उसने बोला कि जो आदमी बढ़ते हैं 5% बढ़ते हैं, महिला बचती 7.5, तो मैं 7.5 को लिख दिया, 5% प्लस 2%। ठीक है, और 2.5 को मैंने अभी रहने दिया, इसको बाद में करूँगी। लेकिन मैंने क्या करा, 5% पर हल कर दिया आदमी और महिलाओं का। ठीक है, दोनों को मैंने कॉमन ले गया यहाँ से 8,000 के, तो एक कितने में होगा, 8,000 गुना 5, प्रतिशत में था, प्रतिशत हटाई बटा 100 लिख दिया, काट दिया, आ गया 400। मतलब महिला और पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, 400। लेकिन वो तो बोल रहा था कि पहले इतनी थी, बढ़ के इतनी होगी 1 साल बाद। तो टोटल कितनी बढ़ी, 460 बढ़ी है। महिला और पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी है, 460 बढ़ी है। ठीक है, तो पहले, अब महिला 400 है, 460 बढ़ी है, तो टोटल कितनी कितनी है, 60 है। जो ये 60 एक्स्ट्रा है
ये इस 2.5 के बराबर होगी महिला के। तो यहाँ से महिलाओं की संख्या कितनी निकली, 2400 निकलेगी। अब महिलाओं की संख्या मुझे 2400 पता चल गई है और टोटल जनसंख्या 8000 है। तो मैं उसमें से महिलाओं की संख्या को घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आदमी कितने हैं, आगे 5600। यही आपका राइट आंसर है। थोड़े से बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, 5 को नीचे लिखते हैं, दूसरी गलती यहाँ करते हैं, जो यहाँ पे जो ये 2.5 के बराबर नहीं रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बैग में 310 रुपये हैं जिसमें से 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 4:3:5 है। 5 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है 5 रुपये, ये है 2 रुपये, ये है 1 रुपये। ठीक है, यही उसने बोला है। और कितने अनुपात में, 4:3:5 में। तो इसका मतलब क्या है कि बैग में 5 के कितने सिक्के होंगे, 5 × 4 कितने होंगे, 20 सिक्के, 20 नोट होंगे। ठीक है, 2 के कितने होंगे, 3 दूनी 6 होंगे और 1 के कितने होंगे, 5 होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे बताइए पहले। ठीक है, ठीक है, 20 होंगे, 5 के कितने होंगे, 20 होंगे, 3, ठीक है, 2 के 6 होंगे और 1 के 5 होंगे। ठीक है, तो किसका निकालना है, मुझे इसका निकालना है, 5 रुपये की चीज़ों का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल कितने पैसे हैं बैग में, 310 बटा टोटल इन संख्या को, जो नीचे का जितना अनुपात है उनको जोड़ देना। तो 20 + 6 + 5 गुना कितने नोट है इसमें, 20 है, गुना 20। ठीक है, समझ में आया आपको। जितने बैग में है पैसे वो बटा इन तीनों का अनुपात है, इनको जोड़ देना। 5 का, 2 का, जितने का है तीनों को जोड़ दे, गुना किसका निकालना है, 5 के निकालने हैं, कितने हैं, 20 है। ठीक है, तो 310 बटा 25 और 31 गुना 20, 31 31 0, 20 गुना 10 हो गया, 20 गुना 2 कितना हो गया। ठीक है, 20 गुना 2 करोगे, 20 गुना 10 हो गया 200। ठीक है, अब आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। उसने बोला है कि 5 रुपये की कितनी संख्या है, ये तो टोटल संख्या निकली है। तो ये 20 बटे कितनी, 5 की पूछी है, 5 की पूछी है तो 5 से भाग कर देंगे, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना आपको समझ में, कितने 5 रुपये के सिक्कों की पूछी है तो 5 के सिक्के जिससे पूछे उससे भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कभी कभी टाइम एंड वर्क से, कार्य और समय से इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ए बी और सी एक कार्य का ठेका 440 रुपये में लेते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 9/11 कार्य करते हैं। सी का हिस्सा बताइए। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन, तो भिन्न में आपको जो संख्या दी है 9/11, जो नीचे वाला वैल्यू होती है उसको हमेशा कुल कार्य मान के चलना। ठीक है, ये 3:A/B/C में है। ठीक है, ठेका कितने का ले रहे हैं वो, 440 का। उसने बोला ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 9/11 करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए। ठीक है, ए और बी टोटल कार्य कितना करते हैं। ठीक है, टोटल कार्य इनका कितना है, 11 है। ठीक है, और जो कार्य कितना है इनका दोनों का मिलके 9 है। अब मुझे बताइए सी का कार्य कितना बचा होगा, फिर 11 में से 9 घटा दूंगी तो जो बचा हुआ कार्य है 2, वो सी का है कि नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको। और ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं। यही तो हो रहा है 9/11, यही तो मतलब हुआ इसका। कुल 11 को मैंने कुल कार्य मान लिया है। ठीक है, मतलब तो इसका मतलब मैं आपको सीधा समझाती हूँ। देखो, अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है। कुल कार्य मैंने टोटल कार्य कितना माना, 11 माना। इसका मतलब क्या है, ए तो 9 कर रहा है कार्य, जो बचा हुआ 2 कार्य होगा वो सी करेगा। ठीक है, अब और ये टोटल कार्य कितना है, 11। तो
पूछा है सी का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। और इतने बड़े कि तीनों मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 11 है। टोटल कार्य 11 है, किसके बराबर है, 440 रुपये के। तो एक कितना होगा, 440/11, 40 रुपये के होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो ये इसने यही तो बोला कि एक ठेका इतने का करते हैं, 440 का। तो ये काम कितना है, टोटल कार्य कितना है, 11 है। तीनों का टोटल कार्य 11 मान लिया मैंने। ये हो गया 40 रुपये का हो गया। अब उसने बोला सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा कितना है, 2 है ना। तो 2 में कितना होगा, 40 × 2 = 80 के होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। कभी कभी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है पसंद आया होगा आपको मेरा आज का सेक्शन। मैं वैसे तो पूरी जो प्रैक्टिस सेट होता है वो 20 क्वेश्चंस का होता है, 20 ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत लंबी चल जाती है, बच्चों को शायद अच्छा नहीं लगता है लंबी लॉन्ग वीडियो को। तो मैं अब उस टाइम से मैं 15 ही क्वेश्चंस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो शायद काफ़ी लंबी जा रही है, जिससे बच्चे और नहीं पसंद आ पाती वीडियो कि हाँ बहुत लंबी वीडियो 1-1 घंटे की 1.5-1.5 घंटे की। क्योंकि फिर मेरी वीडियो लंबी जाने का रीज़न भी यही है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ। मेरा मानना ये है कि हर पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक क्वेश्चन को कभी कभी मेरे 5 मिनट लगे, 7 मिनट लग जाते हैं समझाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चे को बिल्कुल समझ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता है, जो कुछ ऐसे होते हैं जिनको काम आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है। तो मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर जाती है। यदि आपको मेरा सेक्शन आज का पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कल की क्लास में हम एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, और कल मैं आपको 20 के 20 क्वेश्चन करवाऊँगी, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो हर बार पूछे ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट फ्रेंड।